सीता ने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे हालातों का सामना किया। गरीबी में जिंदगी गुजारकर उसने अपने बेटे अमन को पढ़ने भेजा। जहां अमन शहर में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो वहीं सीता गांव में रहकर उसके लिए दूसरों के घरों में बर्तन धोकर पैसा कमा रही थी। ऐसे ही एक शाम जब सीता काम करके अपनी छोटी सी कुटिया जैसे घर में आती है, तो उसकी पड़ोसन कमला उससे कहती है, अरे सीता बहन, और अब कितनी मेहनत करोगी? गरीबी में 2 टाइम भूखी रहकर इतना काम करती हो। दूसरों के घरों में आखिर किस लिए कमा रही हो, जब तुम अपने खाने पीने पर भी खर्च नहीं कर सकती? अरे कमला बहन, किसके लिए कमाऊंगी? अपने बेटे के लिए। उसकी पढ़ाई पैसों के चक्कर में बीच में ना रुक जाए, इसलिए पैसे जमा करती हूँ, ताकि कभी रात बेरात जरूरत पड़ने पर कहीं से मांगने ना पड़े। अरे माना माँ बाप का फर्ज है बच्चों की परवरिश करना, लेकिन तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है क्या? इस गरीब माँ की यही पहली और अंतिम इच्छा है कि वो अपने बेटे को एक कामयाब इंसान बनता देख ले, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए मेरा बेटा। उसको इस गरीबी की कभी शक्ल नहीं देखनी पड़े। तुम इस गरीबी में रहोगी, बस बेटा बाहर रहे इस गरीबी से। जब वो इस लायक होगा तो अपनी माँ को भी इस गरीबी से निकाल लेगा, तब मुझे आराम मिलेगा दूसरों के घरों में काम करने से। बेचारी गरीब माँ अपने बेटे से कितनी इच्छाएं लगा बैठी हैं। बस इसकी सांसें रुकने से पहले इसका बेटा इसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दे, यही प्रार्थना है मेरी तो। सीता अपने बेटे के लिए अपनी गरीबी को सहते हुए मेहनत कर रही थी, तो वहीं अमन शहर में अपने कॉलेज में बस अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था। जिसके चलते एक दिन कॉलेज गार्डन में बैठे अमन के पास उसकी ही क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की मीशा आती है और उससे कहती है, अरे यार अमन, क्या पढ़ाकू कीड़ा बनता है। कॉलेज के 2 साल तो तूने यूं ही निकाल दिए, अब आखिरी साल बचा है। कम से कम अब तो थोड़ी मौज मस्ती कर ले। इस साल के बाद तो सबने अलग हो ही जाना है। यार तुम सब जाओ, देखो मुझे मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है जो ऐसे ही नहीं हो सकता। मेरे पास किसी बड़े आदमी की पहुंच नहीं है, बस मेरी ये शिक्षा है जिसके दम पर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। हद है अमन, तेरे घर में तेरी माँ ही तो है और तू इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा है? उस गरीब माँ के लिए ही। तुम्हें नहीं पता मेरी माँ कैसे गरीबी में दिन गुजार रही है, इस उम्मीद में कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अपने साथ उनको भी इस गरीबी की जिंदगी से निजात दिलाएगा। उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा सिवाय इसके कि मैं उनको कामयाब होकर दिखाऊं। ये तो गलत है। तेरी माँ अपनी इच्छाओं को तेरे जरिए पूरा करना चाहती है क्या? बताओ, अपने ऐशो आराम के लिए तुझे यहाँ तेरी जिंदगी जीने से रोक रही है। बस मिशा, जिनके पास पैदाइशी दौलत होती है उनको लगता है कि उनके माँ बाप को भी ये विरासत में मिली है, लेकिन माँ बाप ने कैसे हासिल की है ये जानना चाहा कभी? अमन की ज्ञान भरी बातें सुनकर मीशा उसके पास से उठकर चली जाती है और अमन आराम से बैठकर पढ़ने लगता है। समय बीतता है। एक तरफ अमन अपनी माँ के लिए यहाँ उनसे दूर रहकर पढ़ाई में मेहनत करता है, तो वहीं सीता भी दूसरों के घरों में काम करती है। लेकिन एक शाम जिस बड़ी हवेली में सीता खाना बनाने और बर्तन धोने का काम करती थी, वहाँ की मालकिन शालिनी उससे कहती है, सीता, कल से मत आना तुम काम पर, और हाँ, आज शाम को अपना हिसाब कर लेना। हिसाब कर लेना? लेकिन क्यों मैडम? मैंने कोई गलती करी? कोई काम गलत किया मैंने? ऐसा नहीं है, लेकिन अब तेरे हाथ का खाना खाकर हम सब बोर हो गया और मेरा बेटा विदेश से पढ़कर वापस आ गया। उसको जो खाना खाना होता है वो तू बना नहीं सकती, इसलिए खाना बनाने के लिए हम एक शेफ रख रहे हैं और बाकी के बर्तन वगैरह वो दूसरे जवान नौकर कर देंगे। मालकिन, ऐसे काम से निकाल दोगी तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? आपको तो पता है मैं अपने बेटे के लिए काम करती हूँ। मेरी जिंदगी की यही आखिरी इच्छा है कि उसको अपने पैरों पर खड़ा देखूं। उसके लिए उसे पढ़ना होगा और उसके लिए भी पैसे लगेंगे। बिना कमाए कहाँ से करूँगी मैं? देख, मैं तेरे लिए इतना कर सकती हूँ कि शाम को जाते हुए मैं तुझे 1-2 हज़ार ज्यादा दे दूंगी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर सीता का दिल टूट सा जाता है। वो शाम तक काम करती है और अपने काम के मुताबिक पैसे लेकर चली जाती है। घर जाकर आगे के बारे में सोच सोच कर वो परेशान हो रही थी कि तभी उसके कीपैड फोन पर उसके बेटे का कॉल आता है, जो उससे कहता है, माँ कैसी हो? तबीयत तो खराब नहीं है ना? अपना ध्यान तो रख रही हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, और अब तो तेरा फोन आ गया, अब तो मैं बहुत अच्छी हो गई। तू बता, पढ़ाई कैसी चल रही है? माँ बस आखिरी साल है माँ, आखिरी सेमेस्टर की फीस भरनी है, उसके बाद एग्जाम है, फिर बस रिजल्ट आने से पहले ही कंपनियां कॉलेज में आएंगी भर्ती करने, तब आपके बेटे को अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। अच्छा,
बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अब ज्यादा समय नहीं है। चल कोई नहीं, मेरे पास जो पैसे हैं मैं तेरे बैंक में कल डलवा दूंगी। तू फीस भर दियो और मन लगाकर पढ़ाई करियो बेटा। हाँ माँ, बस थोड़ा इंतजार और करो, आपका बेटा आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। मुझे भी उसी पल का इंतजार है मेरे बच्चे। कुछ देर बातें करके सीता कॉल कट कर देती है और बोलती है, अब तो पैसे भेज दूंगी, लेकिन आगे के लिए मुझे कोई काम तो देखना ही होगा जिससे ज्यादा पैसे मिले, क्योंकि अब मेरे बेटे के पास थोड़ा ही समय बचा है। उसको नई नौकरी मिल जाने के बाद कपड़े भी तो चाहिए होंगे ना नए। ये सोचकर सीता अगले दिन अपने गांव के आसपास काम देखती है तो उसको एक फैक्ट्री साइट पर काम मिलता है ईंटें ढोने का, और वो काम भी करती है। 1-2 महीने इतना भारी काम करके सीता की तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। उसको अपनी आखिरी इच्छा पूरी होती जो देखनी थी, और वो थी उसके बेटे की कामयाबी। एक तरफ वो खराब हालत में भी काम करती है तो दूसरी तरफ अमन के एग्जाम भी अच्छे से होते हैं। कुछ समय बाद जब रिजल्ट से पहले ही बड़ी बड़ी कंपनियां जॉब के लिए कॉलेज में इंटरव्यू के लिए आती है तो अमन को शहर की सबसे बड़ी और अच्छी कंपनी में काम करने का ऑफर मिलता है, और अमन उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है। जिसके बाद वो उसी शाम अपनी माँ को कॉल करके कहता है, माँ आपके बेटे को नौकरी मिल गई माँ। जॉब स्टार्ट होते ही कंपनी की तरफ से घर मिलेगा माँ, उसमें आप और मैं रहेंगे। 1 महीने बाद रिजल्ट आते ही जॉब ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। अरे वाह बेटा, तूने मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत की है, इसलिए आज उसके परिणाम मिल रहे हैं। माँ मेरे से ज्यादा मेहनत आपने की है, और ये आपकी आवाज इतनी डाउन क्यों लग रही है? मैं कल ही आपके पास आ रहा हूँ। नहीं बेटा, 1 महीने की बात है, जब सब कुछ मिल जाए तभी आइयो अपनी माँ के पास। और मैंने कुछ पैसे डलवाए हैं तेरे बैंक में, उनसे जॉब के लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लियो। शहर में बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं। माँ आपने अब तो पैसे भेज दिए, आगे से मत भेजना, क्योंकि अब आपका बेटा आपको कमा कर खिलाएगा। ये सुनकर सीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फोन काट कर खांसते हुए कहती है, अब मेरी हालत भी नहीं बची है काम करने की। बस एक बार अपने बेटे के घर में कदम रख लूं, उसकी कामयाबी देख लूं, फिर भगवान मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद भी कर देगा तो कोई गम नहीं है। जैसे तैसे महीना गुजरता है। अमन अव्वल नंबरों से पास होता है और उसको उसकी कंपनी से ज्वाइनिंग लेटर भी मिलता है। साथ ही उसको उसकी कंपनी की तरफ से नए घर की चाबियां मिलती है और वो अपने हॉस्टल से अपना सारा सामान पैक करके बोलता है, नए घर में माँ के साथ कदम रखूंगा। माँ आपका बेटा आ रहा है आपको लेने। अमन अपने गांव जाने के लिए निकलता है और जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसके घर उसकी पड़ोस की आंटी कमला होती है, जो अमन को देखकर बोलती है, अरे अमन बेटा, तू आ गया। तेरी माँ की तबीयत खराब है, अच्छा है कि तू आ गया, शायद अब वो ठीक हो जाए। अमन अपनी माँ से मिलता है। उसकी माँ काम कर कर के पहले से ज्यादा कमजोर हो गई थी। उसको दुख होता है कि उसके लिए मेहनत कर कर के उसकी माँ की क्या हालत हो गई है। वो ज्यादा समय नहीं लगाता और अपनी माँ को अपने साथ शहर लेकर आता है और अपने नए घर के आगे ले जाकर उसकी चाबी अपनी माँ को देते हुए कहता है, माँ ये लो चाबी आपके बेटे के और आपके घर की। तूने मुझे निकाल ही दिया इस गरीबी से मेरे बच्चे। अब तेरी माँ को काम नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा माँ। माँ मुझे माफ कर दो, ज्यादा समय लगा दिया ना मैंने। नहीं मेरे बच्चे, अब रोना बंद कर, चल अपने नए घर में चलें। सीता अपने बेटे के नए घर में आती है, जहाँ आने के बाद से उसकी तबीयत में कुछ सुधार आता है। वो अपने बेटे को कामयाब देखकर बहुत खुश होती है। कुछ समय में वो अपने बेटे की शादी करवाकर अपनी सारी जिम्मेदारियां खत्म कर इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। गरीब सीता अपनी आंखों के आगे अपनी आखिरी इच्छा को पूरा करती है और इसी तरह वो दुनिया को अलविदा कहती है। इसीलिए उसके मन में अब कोई मलाल नहीं था। ये कहानी है मिताली की सास विमला की, जो कि बहुत ही ज्यादा बेचैन रहा करती थी। वो हर बात पर बस बेचैन और परेशान ही रहती, और जब भी मिताली अपनी सास से कोई भी छोटी सी बात कहती तो उसकी सास विमला टेंशन में आ जाती और बेचैन होने लगती। ऐसा कह सकते हैं कि मिताली की सास विमला की बढ़ती उम्र भी उसकी बेचैन होने का एक कारण थी। ऐसे ही एक दिन मिताली रसोई में दूध उबाल रही होती है और दूसरी तरफ वो सब्जियां भी काट रही थी कि तभी
उबला हुआ दूध गैस पर गिर जाता है और ये सब मिताली की सास विमला देख लेती है तो उससे कहती है, अरे बहू, ये क्या कर दिया सुबह सुबह तूने? ये दूध गिरा दिया। तुझे पता भी है दूध का गिरना कितना खराब माना जाता है। पता नहीं अब क्या अपशगुन होने वाला है। बहू, मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है। माँ जी, बस दूध ही तो गिरा है और मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। आप इतनी बेचैन क्यों हो रही हैं? और आप भी ना, पता नहीं किन किन चीजों को मानती हो। ये सब कुछ नहीं होता है माँ जी। तो चुप कर जा बहू और जरा मेरे बेटे को फोन कर, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है। दूध का गिरना अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है माँ जी, मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। मिताली अपनी सास को बेचैन देखकर अपने पति सुरेश को कॉल मिलाती है और फोन को स्पीकर पर करती हुई सुरेश से बातें करती है। सुरेश अपने ऑफिस में होता है। हेलो सुरेश, कहाँ हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे तुम्हें क्या हो गया सुबह सुबह? और मुझे क्या होगा? मैं एकदम ठीक हूँ। तुम्हारे सामने ही तो ठीक ठाक निकला था ऑफिस के लिए। तुम ये क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस मन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था और माँ जी थोड़ी बेचैन हो रही थी। उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए तुमको फोन करके पूछा। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा मुझे काम करने दो, मैं घर आकर बात करता हूँ। मिताली फोन कट कर देती है और अपनी सास से कहती है, देखा माँ जी, वो बिल्कुल ठीक है और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। अब बिना बात के ही बेचैन होने लगती हैं। अब दिन पर दिन मिताली की सास विमला की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी और अब विमला बेचैन होने के साथ साथ थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो गई थी, जिस वजह से उसे बात बात पर गुस्सा भी आने लगा था। अपने बढ़ते गुस्से की वजह से एक दिन विमला ऐसे ही अपनी बहू मिताली के पास जाती है। मिताली अपने कमरे में सो रही थी कि तभी विमला उसके पास जाकर उससे कहती है, दिन भर बस सोती रहती है, कुछ काम नहीं है क्या तेरे पास जो आराम से सो रही है? अच्छा लगता है तुझे दिन भर ऐसे पड़े रहना? चल जाकर कुछ काम कर ले। लेकिन माँ जी, मैं अपना सारा काम खत्म करके थोड़े लेटने आई थी और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं आकर कमरे में लेट गई। तू सारा काम खत्म ही जल्दी इसलिए करती है ताकि सारा दिन फिर सोती रहे। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। अब मिताली अपनी सास की इस आदत से बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। जैसे जैसे विमला की उम्र बढ़ती जा रही थी, उसका यूं बेचैन होना अब बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही एक दिन मिताली अपने घर के बाहर सब्जी ले रही होती है कि तभी कमला उसके पास आकर कहती है, अरे मिताली, बहुत दिनों बाद देखा तुझे बाहर। कहाँ थी इतने दिनों से? क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक है ना? क्या बताऊं अब तुझे कमला कि मैं कितनी ज्यादा परेशान हूँ। मेरी सास ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं अपनी सास का। आखिर हुआ क्या है तेरी सास को जो इतनी परेशान हो रही है? अरे मेरी सास बस हर छोटी छोटी बात सुनकर बेचैन होती रहती है और सारा घर अपने सर पर उठा लेती है और बात बात पर इतना गुस्सा करती है। कुछ करो तब भी कोई ना कोई बात पकड़ लेती है और मुझ पर गुस्सा करने लगती है और कभी कभी तो बिना बात के ही मुझ पर चिल्लाती है। अरे मिताली, बस तू इतनी सी बात पे परेशान हो रही है? ये तो हर किसी के साथ है, क्योंकि मेरी भी सास है, वो मेरे साथ भी ऐसा ही करती है। लेकिन इन सब के पीछे की वजह बढ़ती उम्र का तकाजा है, जिसके कारण ये सब होता है। क्योंकि उम्र बढ़ने के बाद इंसान की सोच बच्चे जैसी हो जाती है। तो क्या मेरी सास अब बच्चों की तरह सोचती है क्योंकि उनकी उम्र बढ़ रही है? हाँ मिताली, ऐसा ही है। कभी कभी उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो गुस्सा कर रही हैं और क्यों बेचैन है। इसलिए तू इन सब चीजों की चिंता मत कर, और ना ही वो इन चीजों को जान के करती हैं तेरे साथ। फिर अब मुझे उनके साथ कैसे रहना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए ताकि उनको अच्छा महसूस हो और उन्हें गुस्सा कम आए? देख, तू सभी चीजें कर उनके लिए। उन्हें जो चाहिए वो कर, उनको जो पसंद है वो कर, उनका ख्याल रख और एक बच्ची की तरह उनका ख्याल रख। चल मैं चलती हूँ अब। मिताली सब्जियों को लेकर घर आती है। ऐसे ही एक रोज विमला का बेटा सुरेश देर रात तक घर नहीं आता। काफी समय तक इंतजार करने के बाद जब सुरेश घर नहीं आता तो मिताली की सास विमला बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। विमला मिताली के पास जाकर उससे कहती है, अरे कैसे यहाँ बैठकर आराम से टीवी देख रही है? बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि अभी तक पति घर नहीं आया है, वो कहाँ होगा कहाँ नहीं। माँ जी ट्रैफिक में फंसे होंगे, आ जाएंगे। पता नहीं, आज से पहले तो कभी इतना लेट नहीं हुआ सुरेश, आज ही इतना लेट हो गया। कैसे हो गया ये भी नहीं पता। कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? कहीं उसके पीछे गुंडे तो नहीं पड़ गए होंगे?
आजकल चोर लुटेरे भी तो बहुत घूम रहे हैं। अरे जब तू टीवी देख रही है ना तो न्यूज लगा, टीवी पर अगर सुरेश के साथ कुछ हुआ होगा तो न्यूज पर आ जाएगा। माँ जी ये सब क्या बोले जा रही हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा आप इधर आओ, आओ मेरे पास आओ। माँ जी आप इधर सोफे पे बैठो 1 मिनट। मिताली अपनी सास के लिए एक गिलास पानी लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, ये लो माँ जी, आप ये पानी पियो पहले और बिल्कुल शांत हो जाओ, रिलैक्स, एकदम शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो आराम से। कुछ नहीं हुआ किसी को और ना ही होगा। आप बेचैन होना कम कीजिए, सब ठीक है अब। पर बहू वो सुरेश वो आया नहीं ना अभी तक? हाँ माँ जी मेरी बात हुई थी उनसे, वो अपने दोस्तों के साथ है, जिस वजह से उनको आने में समय लगेगा और अब आते ही होंगे। मिताली अब अपनी सास विमला को एक बच्चे की तरह अच्छे से समझती है ताकि उसकी सास विमला की बेचैनी कम हो सके और वो थोड़ा शांत महसूस कर सके। कुछ देर बाद सुरेश घर आता है। विमला अपने बेटे सुरेश को देखकर उसके पास जाती है। बेटा तू ठीक तो है ना? कहाँ लग गई तुझे? इतनी देर क्यों लगी तुझे घर आने में? तुझे पता है मैं कितना बेचैन हो गई थी। पर माँ आप इतनी चिंता क्यों करती हो? देखो मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ और होगा भी कैसे, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ उनके बर्थडे पार्टी में था, जिस वजह से मुझे आने में समय लग गया। मैंने बताया तो था मिताली को कि मुझे घर आने में देर हो जाएगी। मिताली तुमने माँ को नहीं बताया? मैं क्यों नहीं बताऊंगी, मैंने सब बताया माँ को कि तुम्हें घर आने में देर हो जाएगी, लेकिन माँ जी को मेरी बातों पर यकीन हो तब ना। माँ जी पहले ही इतना घबरा जाती हैं और बेचैन हो जाती हैं कि उस समय इनको शांत करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अपने बच्चे की चिंता भी ना करूं। अरे बेटा है मेरा, देर रात तक घर नहीं आएगा तो चिंता तो होगी ही ना, और क्या होगा। लेकिन माँ आपका इस तरह से चिंता करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि आपको चिंता होती होगी, लेकिन अब आपकी उम्र हो गई है और आपको किसी बात की चिंता लेने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इन सब के लिए मैं हूँ। कोई भी बात है आप मिताली को बोलो, लेकिन अब आप ऐसी छोटी छोटी बातों पर बेचैन होगी तो माँ कैसे काम चलेगा। लगता है अब मेरा बेटा बहुत समझदार हो गया है। ठीक है बेटा, आगे से अब नहीं होया करूंगी परेशान। लेकिन एक बात ये भी सुन अपनी माँ की कि उसके लिए उसका बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। तो मेरा कितना भी ख्याल रख, लेकिन चिंता तो हो ही जाती है। मिताली अब अपनी सास को धीरे धीरे समझने लगी थी और उसके बेचैन होने पर उसे अच्छे से संभाल भी लिया करती।